हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। दिस इज योर एसएसटी एजुकेटर उज्ज्वला पुंज और आज का जो सेशन होने वाला है वो होने वाला है हमारे क्लास 10th हिस्ट्री के टॉप सब्जेक्टिव क्वेश्चंस पर। तो बच्चों ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट सेशन है और बेसिकली हम इस सेशन के अंदर वो सारे के सारे सब्जेक्टिव क्वेश्चंस देखने वाले हैं जो कि बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यानी कि ऐसे सवाल आज के सेशन में मैं आप लोगों को अटेम्प्ट कराऊंगी जो कि हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस रह चुके हैं। हर चैप्टर से कराऊंगी, आइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप से लेकर नेशनलिज्म इन इंडिया से लेकर मेकिंग ऑफ अ ग्लोबल वर्ल्ड से लेकर प्रिंट कल्चर तक। तो हर चैप्टर के सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और साथ ही में देखेंगे कि बोर्ड एग्जाम्स के लिए क्वेश्चंस कितने ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जिसको आप मिस आउट करके या छोड़कर बोर्ड एग्जाम देने जा सकते हो, बिल्कुल भी मत जाना। ठीक है, तो चलिए फटाफट से जो है मैं सभी से ये गुजारिश करूंगी कि इस सेशन को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए ताकि सारे के सारे लोग इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सके, देख कर जा सके बोर्ड से पहले, और लाइक कर दीजिए, अच्छा लगता है। चलो फटाफट से स्टार्ट करते हैं और सबसे पहला चैप्टर जिसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन यहां पर आ रहा है दैट इज नेशनलिज्म इन इंडिया। एंड द फर्स्ट क्वेश्चन हियर इज समथिंग दैट आई हैव सीन बीइंग रिपीटेड मल्टीपल टाइम्स। सबसे पहला क्वेश्चन है who had designed the Swaraj flag by 1921 and what were the main features of the Swaraj flag। अब बच्चों यहां पर ना याद रखिएगा कि दो टाइप के फ्लैग्स जो हैं डिजाइन किए गए थे। एक फ्लैग स्वराज फ्लैग था, एक फ्लैग स्वदेशी फ्लैग था। अभी जो हमारा नेशनल फ्लैग है इससे पहले भी कुछ फ्लैग्स डिजाइन करे गए थे टू क्रिएट अ सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग। स्वराज फ्लैग यानी कि अपना शासन, स्वराज की बात ही कौन करता था? गांधी जी। तो याद रखिएगा कि स्वराज की बात ही जब गांधी जी करते थे, स्वराज फ्लैग को भी गांधी जी ने ही डिजाइन करा था इन 1921 और इन्होंने स्वराज फ्लैग डिजाइन करा। इसके फीचर्स क्या थे? तो इट वाज अ ट्राई कलर, 3 रंग का जो है झंडा था, सैफरन, ग्रीन, व्हाइट। उसी के साथ स्पिनिंग व्हील था इसके बीच में। स्पिनिंग व्हील का मतलब है कि बीच में एक चरखा बना हुआ था और उस चरखे का मतलब ये था बच्चों, इट रिप्रेजेंटेड द गांधीयन आइडियल ऑफ सेल्फ हेल्प। ठीक है, चरखा जो है गांधीयन आइडियल ऑफ सेल्फ हेल्प को रिप्रेजेंट करता था, आत्मनिर्भरता को व्यक्त करता था। तो ये तो बहुत ही सिंपल है। चलो नेक्स्ट पे आ जाते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, डिफरेंस बिटवीन द सिविल डिसोबीडियंस एंड द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। तो पूछा गया है द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट वाज डिफरेंट फ्रॉम द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, सपोर्ट द स्टेटमेंट, व्हाटएवर इट इज। बेसिकली दे आर आस्किंग अबाउट द डिफरेंस बिटवीन द टू मूवमेंट्स, जिसके बीच में हम भी हल्का सा कंफ्यूज होते हैं। तो चलिए आज इस कंफ्यूजन को दूर करते हैं। बेसिक आइडिया याद रखिएगा कि नॉन कोऑपरेशन में हमने ये बात करी थी कि हम लोग अंग्रेजों के साथ अभी तक कोऑपरेट करते आए हैं, तभी अंग्रेजों का शासन आज तक चलता आया है। बट अब क्या करेंगे हम लोग? अब हम उनके साथ वी विल नो लॉन्गर कोऑपरेट विद देम। अगर हम उनके साथ कोऑपरेट नहीं करेंगे तो थोड़े ही समय के बाद तक उनका जो शासन है वो खत्म हो जाएगा, ऐसा हम लोगों को लगा था। ठीक है, अब बच्चों नॉन कोऑपरेशन में तो कोऑपरेट नहीं करना था, है ना, और ना कोऑपरेट करने के लिए हम देखते हैं कि बहुत से लोग स्कूल कॉलेज छोड़ आते हैं, नौकरियां छोड़ देते हैं सरकारी अपनी। उसी के साथ हम ये भी देखते हैं कि बहुत से जो लोग होते हैं वो कहीं ना कहीं वी ऑल्सो सॉ कि बॉयकॉट मूवमेंट्स ऑर्गेनाइज करते हैं। जो बाहर से कपड़ा आता है उसको बॉन फायर्स में जलाते हैं, बाहर के कपड़े को बॉयकॉट करते हैं, ये सारी चीजें करते हैं। बट जब सिविल डिसोबीडियंस की बात आती है ना, सॉरी, जब सिविल डिसोबीडियंस की बात आती है तो सिविल डिसोबीडियंस में कोऑपरेट तो अब भी नहीं करेंगे, साथ तो अब भी नहीं देंगे, लेकिन उसी के साथ साथ अब हम डिसोबे भी करेंगे। तो अंग्रेजों ने जो जो कानून बना रखे हैं अब हम उनके खिलाफ जाना चालू करेंगे। सो विल डिसोबे देयर लॉज। दैट इज व्हाट वी डिसाइडेड इन द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। चलो फटाफट से एक बारी डिफरेंस को देख लेते हैं। यहां लिखा है basically non-cooperation movement was not following the rules of the government, it did not deal with the violation of laws। non-cooperation के टाइम पे ना हम लोग we were just not supporting the British government, it was all about not supporting them, not cooperating with them। वो जो जो चीजें कर रहे हैं उनका साथ नहीं देना है। वहां पर कभी भी किसी कानून को वायलेट करने की बात नहीं हुई थी, बल्कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट डेल्ट विद द ब्रेकिंग ऑफ द लॉज। याद रखिएगा कि यहां पर कानूनों को तोड़ा जा रहा था, कानून को वायलेट किया जा रहा था जो कि ब्रिटिश सरकार द्वारा बने थे। लेकिन नॉन कोऑपरेशन में कानून को तोड़ने की कोई बात नहीं थी, यहाँ पे सिर्फ इतनी बात थी कि वी आर नॉट गोना कोऑपरेट विद यू। सेकेंड चीज ये थी नॉन कोऑपरेशन पीसफुल डेमोन्स्ट्रेशंस के थ्रू कैरी आउट करा गया था, पिकेट करा था हमने, फॉरेन शॉप्स को, एंट्री गेट्स को ब्लॉक कर लिया था। लेकिन जब हम सिविल डिसोबीडियंस की बात करते हैं तो यहाँ पे मेन मुद्दा ही था टू वायलेट द लॉज। ठीक है, तो यहाँ पर हम वायलेशन पे फोकस कर रहे थे। इट वाज कैरिड आउट बाय ब्रेकिंग द सॉल्ट लॉ, फॉरेस्ट लॉज बिसाइड होल्डिंग डेमोन्स्ट्रेशंस। यस, तो नॉन कोऑपरेशन तक तो ना आप क्या कर रहे थे? नॉन कोऑपरेशन तक तो आप पिकेटिंग वगैरह कर रहे थे, पीसफुली डेमोन्स्ट्रेशंस कर रहे थे।
बट सिविल डिसोबीडियंस पे जब बात आती है तो आप जो है सरकार के कानून को तोड़ने लग गए। तो हम देखते हैं कि सबसे पहले जो सॉल्ट लॉ है उसको तोड़ा गया, उसको वायलेट किया गया। उसके बाद जो फॉरेस्ट लॉज है लोग उनको भी तोड़ने लग गए। तो जैसे क्या होता था, फॉरेस्ट लॉ को ब्रेक करने का मतलब है कि जैसे ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ना कुछ कुछ फॉरेस्ट एरियाज को रिजर्व फॉरेस्ट घोषित कर रखा था कि रिजर्व फॉरेस्ट जो एरिया होगा यहाँ पे कोई घुस नहीं सकता है, कोई एंटर नहीं कर सकता है, तो इट इज रिजर्व्ड। बट नाउ इट इज सिविल डिसोबीडियंस, तो वी आर गोना डिसोबे। तो लोग जो है अब उन जंगलों वाले इलाकों में घुसने लग गए जो कि रिजर्व घोषित करे गए थे, जहां पे एंट्री बैन करी गई थी। तो पीपल स्टार्टेड एंटरिंग दोज एरियाज बिकॉज दे वर वायलेटिंग द ब्रिटिश लॉज। ओके, उसी के साथ हम देखते हैं कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को लॉन्च करा गया था हिंदूज और मुस्लिम्स को यूनिफाई करने के लिए इन ऑर्डर टू अटेन स्वराज। सो एज यू नो कि नॉन कॉपरेशन के अंदर हिंदूज और मुस्लिम्स को यूनाइट करा गया था। गांधी जी को उस टाइम पे लगा था कि जब तक हिंदूज और मुस्लिम साथ में नहीं आएंगे एक फुल फ्लेजिड कोई भी मूवमेंट हम लॉन्च नहीं कर सकते, नेशन वाइड मूवमेंट को लॉन्च नहीं किया जा सकता है। एंड दैट इज व्हाई ही टुक अप द खिलाफत इशू, और नॉन कॉपरेशन खिलाफत के साथ मर्ज करके चालू हुआ था। बट सिविल डिसोबीडियंस में ऐसा नहीं था बच्चों। ये मूवमेंट जो है बेसिकली पूर्ण स्वराज को अटेन करने के लिए आई थी, और इसलिए आई थी क्योंकि जो 11 मांगे करी थी गांधी जी ने इरविन जी को, वो मांगे पूरी नहीं हुई थी। तो उसके बदले में हमने जो है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को चालू करा था, और इस टाइम हमारा मोटिव था टू अटेन पूर्ण स्वराज, फुल तरीके से इंडिपेंडेंस लानी थी। ऑलराइट, चलो आगे आ जाओ। अब यार अभी भी क्वेश्चन फ्लैग पे आया है, बट पहले जो क्वेश्चन था ना वो स्वराज फ्लैग पे था। अब जो क्वेश्चन है वो स्वदेशी फ्लैग पे है। What type of flag was designed during the Swadeshi movement in Bengal? Explain its main features. अब बात कर दी गई है यहाँ पर स्वदेशी फ्लैग की, स्वदेशी मूवमेंट के दौरान जो झंडा आया था। तो याद रखिएगा स्वदेशी मूवमेंट के दौरान बंगाल में एक ट्राई कलर फ्लैग लाया गया था, लाल, हरे और पीले रंग का। और इस झंडे के अंदर हम देखते हैं कि 8 लोटसेस थे that represented the 8 provinces of the British India, and also it had a crescent moon representing Hindus and Muslims. बच्चों ये दो फीचर्स इस फ्लैग के ध्यान रखने। पहली बात तो इट वाज अ ट्राई कलर, तिरंगा झंडा था। तिरंगा झंडा में कौन कौन से रंग थे? लाल, हरा और पीला। उसी के साथ साथ इस झंडे में 8 लोटसेस थे, 8 कमल के फूल थे, जो कि रिप्रेजेंट करते थे ब्रिटिश इंडिया की 8 प्रोविंसेस को। एंड अलोंग विद दैट देयर वाज अ क्रेसेंट मून, दिस मून। ओके, तो एक क्रेसेंट मून था जो कि हिंदूज और मुस्लिम्स को रिप्रेजेंट करता था। ओके, नाउ ऑल राइट, अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम द चैप्टर इंडीड। क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि द प्लांटेशन वर्कर्स इन आसाम had their own understanding of Mahatma Gandhi and the notion of Swaraj. Support the statement with arguments. तो यहां पर बचा पार्टी प्लांटेशन वर्कर्स की बात की जा रही है। आप सभी को पता है कि जो प्लांटेशन वर्कर्स थे आसाम में, ये बंधे हुए थे। किस वजह से बंधे हुए थे? ड्यू टू दी इनलैंड एमिग्रेशन एक्ट। इनलैंड एमिग्रेशन एक्ट के तहत इन प्लांटेशन वर्कर्स को उस प्लांटेशन से बाहर नहीं निकलने दिया जाता था, और अगर उन्हें बाहर निकलना भी है तो उसके लिए भी उनको परमिशन लेनी पड़ती थी ब्रिटिश ऑफिशियल से, एंड दे रेयरली वर गिवन सच परमिशन। सो उनको परमिशन ही नहीं मिलती थी उस प्लांटेशन गार्डन से बाहर निकलने की, और कभी भी उनको अपने घर वापस नहीं जाने दिया जाता था, अपनी फैमिली से मिलने नहीं दिया जाता था। सो दे वर टायर्ड बिकॉज ऑफ ऑल दिस बाउंडेशन ड्यू टू द इनलैंड एमिग्रेशन एक्ट। अब होता क्या है, हम लोग देखते हैं कि द प्लांटेशन वर्कर्स इन आसाम हैड देयर ओन अंडरस्टैंडिंग ऑफ महात्मा गांधी एंड द नोशन ऑफ स्वराज। तो इनका ना खुद का एक अपना समझने का तरीका था कि गांधी जी का नोशन क्या है, स्वराज का नोशन क्या है, उन सभी चीजों को लेकर। ठीक है, तो यहाँ पर हम वही देखते हैं कि इनका एक अपना जो है नोशन था। एक सेकेंड, यहां पर यस, सो देखिए बच्चों, इनका ना एक अपना नोशन था। इसको हम कैसे बताएंगे? देखो, एवरीबडी नोज ऑफ इट। For plantation workers, freedom meant a right to move freely in and out of the confined space in which they were enclosed, and to retain a link with the native village. When they heard of the non-cooperation movement, thousands of workers left the plantations and headed home. They believed that Gandhi Raj meant that they would be given land in their own village. However, due to the steamer and railway strikes, thousands were stranded on the way.
तो होता क्या है कि ये जो प्लांटेशन वर्कर्स काम करते थे, इनको इंडियन इमिग्रेशन एक्ट के तहत अपने घर बार नहीं जाने दिया जाता था, प्लांटेशन से ही बाहर नहीं निकलने दिया जाता था। तो जब ये लोग सुनते हैं ना कि गांधी राज आ रहा है या फिर स्वराज आ रहा है, तो इन्होंने खुद से एक अंडरस्टैंडिंग फॉर्म कर ली कि गांधी राज आ रहा है, और ऐसी अफवाहें उड़ने लगी कि इन लोगों को ना अपने गांव में, अगर ये वापस अपने गांव जाएंगे तो वहां पर इनको जमीनें मिलेंगी। तो ये लोग जो है बच्चों अपनी ब्रिटिश अथॉरिटीज को चकमा देकर, ब्रिटिश ऑफिशियल्स को चकमा देकर प्लांटेशन फील्ड से भागने लगते हैं, लेकिन ये कभी भी घर नहीं पहुंच पाते, क्योंकि रास्ते में रेलवे स्ट्राइक, स्टीमर स्ट्राइक की वजह से इनको रुकना पड़ता है, और फिर पुलिस इनको पकड़ लेती थी और बहुत बुरी तरह मारती थी, पीटती थी। तो बात यही है कि सबका ना एक अपना अलग नोशन था स्वराज को लेकर, जैसे इन्होंने भी अपने हिसाब से स्वराज का मीनिंग समझा, एंड दे डिफाइड द अथॉरिटीज, लेफ्ट द प्लांटेशंस, हेडेड बैक होम, क्योंकि उनके लिए आजादी वही थी कि उनको जो है कहीं ना कहीं अपने घर वापस जाने दिया जाए, उनको जो है अपने घरों में जमीनें मिल सकें वहां पर, है ना, और फैमिली से लिंक रिटेन करने दिया जाए, जो कि अभी तक कर नहीं पा रहे थे वो। चलो बिल्कुल ये लिख लेंगे हम ढंग से। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर जो है, इट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन येट अगेन। क्वेश्चन है, why did the different social groups join the civil disobedience movement? Explain। अलग अलग समाज के जो तबके थे, उन्होंने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को ज्वाइन क्यों करा, उसके पीछे रीजन क्या था, इस चीज को एक्सप्लेन करना है। अब बच्चों याद रखिएगा, everyone who participated in the civil disobedience movement had their own notion of swaraj, है ना। everyone who participated सो एवरीबडी हैड देयर ओन नोशन ऑफ स्वराज। हर किसी की ना स्वराज को लेकर अपनी खुद की एक अलग अंडरस्टैंडिंग थी। दैट इज हर किसी क्लास ने, जिसने भी पार्ट लिया होगा, उसने सोचा कि शायद ये चीज हमें जो है सिविल डिसोबीडियंस में हिस्सा लेके मिल जाएगी, है ना। जैसे मैं आपको यहाँ पर हमने पढ़ा ही है कि जो गरीब किसान था, जो अमीर किसान था, जो महिलाएं थी, या फिर जो हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट थे, जो हमारे वर्कर्स थे, इन सभी ने हिस्सा लिया था। बट क्या सभी ने सेम चीज के लिए हिस्सा लिया था? नहीं बच्चों। जैसे जो गरीब किसान था, वो चाहता था कि उसका जो लैंडलॉर्ड उससे रेंट ले रहा है, वो रेंट माफ हो जाए। तो वो सोचा था कि शायद अगर मैं सिविल डिसोबीडियंस में हिस्सा लेता हूं तो मेरा रेंट माफ हो जाएगा, मैं उस चीज को अचीव कर लूंगा। उसके लिए वो चीज स्वराज है। अगर एक अमीर किसान हिस्सा ले रहा है, वो इसलिए हिस्सा ले रहा है क्योंकि उसे लग रहा है कि यार ब्रिटिशर्स जो मेरे से रेवेन्यू लेते हैं, अगर मैं हिस्सा लूंगा सिविल डिसोबीडियंस में और अगर हम सक्सेसफुल हो जाते तो ब्रिटिशर्स हमसे ये रेवेन्यू डिमांड हमारी माफ कर देंगे, हमसे रेवेन्यू नहीं लेंगे। ठीक है। तो हर किसी क्लास का एक अपना खुद का नोशन है अपनी आजादी का, और वो उसी को हासिल करने के लिए हिस्सा ले रहे हैं इस मूवमेंट के अंदर। एवरीवन हैज देयर ओन नोशन ऑफ स्वराज। सबसे पहले लेट अस टॉक अबाउट द रिच पेजेंट कम्युनिटीज। जो अमीर किसान थे हमारे, जैसे कि जाट्स और हमारे पाटीदार्स, गुजरात के पाटीदार्स, उत्तर प्रदेश के जाट्स, ये लोग जो हैं इस मूवमेंट को इसलिए ज्वाइन कर रहे थे बिकॉज दीज पीपल वर द प्रोड्यूसर्स ऑफ कमर्शियल क्रॉप्स। दे वर हार्ड हिट बाय ट्रेड डिप्रेशन एंड द फॉलिंग प्राइसेस। तो होता क्या है कि ये लोग क्योंकि अमीर थे तो ये कमर्शियल क्रॉप्स उगाया करते थे। कमर्शियल क्रॉप्स यानी कि जो क्रॉप्स इसलिए उगाते हैं ताकि मार्केट में प्रॉफिट कमाया जा सके। बट होता क्या है, एक ऐसा टाइम आता है कि ट्रेड डिप्रेशन आता है, जो आपकी फसल है उसके दाम गिर जाते हैं। तो अब मार्केट में अगर ये अपनी फसल बेच भी रहे थे तो इनको दाम नहीं मिल रहा था, उसका पैसे नहीं आ रहे थे इनके पास। अब इनके पास अगर पैसे नहीं है तो जाहिर सी बात है कि ब्रिटिशर्स जब इनसे रेवेन्यू मांग रहे हैं तो पैसा ही नहीं है जब मेरे पास, तो मैं पैसा उनको कैसे दूंगा, है ना। तो बेसिकली जो हमारी रिच पेजेंट कम्युनिटीज थी, दे वांटेड दिस रेवेन्यू डिमांड टू बी रिड्यूस्ड, और माफ कर दो, खत्म ही कर दो। ठीक है। सो ये हाई रेवेन्यूज के खिलाफ थे, एंड दैट इज द रीजन इन लोगों ने हिस्सा लिया सिविल डिसोबीडियंस में। बेसिकली इनका मोटिव यही था कि इनको ये रेवेन्यू डिमांड को माफ करवाना था या कम करवाना था। इनके लिए वही चीज स्वराज थी। वहीं पर अगर बात आती है पुअर पेजेंट्री की, पुअर पेजेंट्स क्यों ज्वाइन करते हैं? पुअर पेजेंट्स के लिए एक यही मुद्दा नहीं था कि रेवेन्यू डिमांड कम करानी है, उनके लिए एक और दिक्कत थी। उनको भी तो ट्रेड डिप्रेशन हिट करेगा, उनको भी तो फसल का दाम नहीं मिलेगा। तो हो क्या रहा था, वो ना मैक्सिमम ऐसे लोग थे जो कि लैंडलॉर्ड्स, जमींदारों से इन्होंने जमीनें ले रखी थी और उस पर काम करते थे, किराएदार थे, टेनेंट्स थे। अब इनको किराया भी देना है, रेवेन्यू भी देना है, दो मुसीबतें हैं। पैसा उस गरीब आदमी के पास वैसे ही नहीं है, तो वो चाहता था कि रेंट माफ कर दिया जाए, तो इसलिए ये हिस्सा ले रहे थे। उसी के साथ जो रिच बिजनेस क्लासेस थी, उन्होंने काफी ज्यादा प्रॉफिट फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम पे कमाया था। वो चाहते थे कि यार हमको ना इंपोर्ट्स के अगेंस्ट प्रोटेक्शन मिल सके, कि बाहर से इंपोर्टेड गुड्स ना आए,
ताकि हमें कंपटीशन फेस ना करना पड़े, साथ ही में हम अपनी इंडस्ट्रीज को और ज्यादा ग्रो कर सके और ज्यादा सामान प्रोड्यूस कर सके. सो दे वांटेड ऑल दैट, दे वांटेड अ फॉरेन एक्सचेंज रेशियो, जिससे कि इंपोर्ट्स को डिस्करेज किया जाए, उनके गुड्स को प्रमोट करा जाए, ऑल ऑफ दीज थिंग्स. So they were against the colonial policies which restricted trade. They joined the movement because they wanted protection against the import of foreign goods. They thought that Swaraj would cancel colonial restrictions and trade would flourish without constraints. इन लोगों के लिए बच्चों स्वराज एक ऐसा ही समय था जब ये चाहते थे कि इनके ट्रेड वगैरह पे जो भी ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई हैं वो हट जाएंगी और इनका जो ट्रेड है वो बिना किसी रुकावट के बगैर फ्लरिश करेगा और आगे बढ़ेगा. तो दैट इज व्हाई दे पार्टिसिपेटेड. इसके अलावा आप लोग ऑब्वियसली यहाँ पे देयर आर टू अदर पीपल क्लासेस व्हिच आर नॉट मेंशन्ड, हु आर द वर्कर्स, इंडस्ट्रियल वर्कर्स, इंडस्ट्रियल वर्कर्स के साथ साथ विमेन, है ना. तो इन दोनों के बारे में नहीं लिखा है, बट हाँ अगर ये क्वेश्चन आता है 5 नंबर का, अगर स्पेसिफिकली पूछा गया कि नहीं 3 ग्रुप्स के बारे में बताओ तो कोई भी 3 ग्रुप्स के बारे में आप बता सकते हो. लेकिन अगर 5 नंबर का क्वेश्चन आता है और ये पूछा जाता है कि व्हाई डिड डिफरेंट सोशल ग्रुप्स, तो यू हैव टू टॉक अबाउट ईच एंड एवरी वन ऑफ देम, और हर किसी को समराइज आप ऐसी 2-3 लाइनों में कर सकते हो. जरूरी नहीं है कि हमको पूरी चीज लिखने की जरूरत है. सो बेसिकली हम बता सकते हैं कि वो लोग किस चीज की वजह से परेशान थे, उनके लिए स्वराज का मीनिंग क्या था, एंड व्हाई डिड दे पार्टिसिपेट. ये 3 पॉइंटर्स कवर करने होंगे आपको हर एक क्लास के, हर एक सेक्शन के, हर एक ग्रुप के. और 5 ग्रुप्स कौन से हैं? रिच पेजेंट्स, पुअर पेजेंट्स, इंडस्ट्रियल क्लास, इंडस्ट्रियल वर्किंग क्लास और विमेन. ठीक है, सो दीज आर द 5 ग्रुप्स दैट यू विल हैव टू कवर. नाउ let's come to the next question and let's look at it. What are we talking about? Okay. अगला क्वेश्चन है यहाँ पर और यहाँ लिखा है कि why did गांधी जी decide to launch a nationwide सत्याग्रह against the proposed Rowlatt Act of 1919 and how was it organized? आपने देखा है बच्चों की एक बहुत बड़ा जो सत्याग्रह ऑर्गेनाइज किया गया था वो था अगेंस्ट द रॉलेट एक्ट ऑफ 1919. तो पहली बात तो ये है कि क्यों करा गया था और दूसरी बात ये है कि कैसे करा गया था. रॉलेट एक्ट ने ऐसा क्या गुस्सा दिलाया या रॉलेट एक्ट की वजह से ऐसा क्या गलत हुआ कि हमको उसके खिलाफ सत्याग्रह लॉन्च करना पड़ा. तो गांधी जी ने डिसाइड करा था कि एक नेशन वाइड सत्याग्रह लॉन्च करा जाएगा रॉलेट एक्ट के खिलाफ बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजंस. Rowlatt Act hurriedly passed by the Imperial Legislative Council. Many Indian members opposed it. Still, it was passed. This act gave government enormous powers to repress political activities, allowed the detention of political prisoners without a trial for 2 years. Yes, kids, listen to me. Rowlatt Act जो Imperial Legislative Council थी उसके द्वारा बहुत जल्दबाजी में पास करी गई थी. ऑल्दो जो इंडियन लोग थे उन्होंने अपोज भी करा था कि मत इसको पास करो, स्टिल उसको पास कर दिया गया था. दिक्कत उसमें ये थी कि वो एक्ट ना गवर्नमेंट, ब्रिटिश गवर्नमेंट को बहुत सारी पावर्स दे रही थी. पावर इस चीज के लिए दे रही थी कि आप किसी भी पॉलिटिकल गतिविधि को दबा सकते हो. कैसे दबा सकते हो? कि आप किसी भी पॉलिटिकल लीडर को गिरफ्तार कर सकते हैं और बिना किसी ट्रायल के उसको 2 साल तक डिटेन करके रख सकते हो. तो ऐसे तो ब्रिटिश गवर्नमेंट किसी भी पॉलिटिकल लीडर जो उसके खिलाफ जा रहा होगा उसे उठा के जेल में डाल देगी, है ना, और मुकदमा भी नहीं चलेगा तो 2 साल तक वो इंसान गिरफ्तार होकर पड़ा रहेगा. तो वही वाली चीज है. ठीक है, तो ये पावर मिल रही थी. अब गांधी जी को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है. दैट इज व्हाई ही डिसाइडेड टू लॉन्च अ नेशन वाइड सत्याग्रह ऑन इट, अगेंस्ट इट. कैसे ऑर्गेनाइज करा गया? तो नॉन वायलेंट सिविल डिसोबीडियंस अगेंस्ट सच अनजस्ट लॉज, हड़ताल के साथ चालू हुए, रैलीज ऑर्गेनाइज करी गई, वर्कर्स जो है रेलवे वर्कशॉप्स में वो स्ट्राइक पे चले गए, शॉप्स बंद कर दी गई. तो ये सारी चीजें करी जाती हैं नेशन वाइड सत्याग्रह को ऑर्गेनाइज करने के लिए. ऑल राइट, let's come to the next question and this is again a very important question. नमक की बात आते ही समझ जाना कि क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है. क्वेश्चन में पूछा गया है why did महात्मा गांधी find in salt a powerful symbol that could unite the nation? Explain. गांधी जी को नमक में ऐसा क्या दिखा, नमक इतना पावरफुल क्यों लगा कि जिससे उन्हें ऐसा लगा कि पूरे देश को यूनाइट कर देगा नमक. एक्सप्लेन करो. So Mahatma Gandhi found in salt a powerful symbol that could unite the nation. How? Let us explain. On 31st January 1930, he sent a letter to the Viceroy Irwin stating 11 demands. और इन 11 demands के अंदर most important demand was to abolish the salt tax. Salt consumed by all sections, by rich and poor alike, one of the most essential items of food, and he declared that tax on salt and the government monopoly over its production was the most oppressive face of the British government.
यहाँ लिखा है मोस्ट ऑपरेसिव स्टेप, बट आई थिंक बुक के अंदर लिखा है मोस्ट ऑपरेसिव फेस ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट। ठीक है बच्चों, तो बेसिकली हुआ क्या था कि गांधी जी ने ना 31 जनवरी को एक लेटर लिखा था वाइसरॉय इरविन को, प्यार भरा कोई संदेशा नहीं था। उस संदेशे के अंदर 11 मांगे थी कि आप इन मांगों को पूरा करो, अगर नहीं करोगे तो हम एक फुल फ्लेज्ड सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट चालू कर देंगे। डेडलाइन भी दी थी। अब होता क्या है कि इन 11 डिमांड्स के अंदर कुछ जनरल डिमांड्स थी, कुछ स्पेसिफिक डिमांड्स थी, लेकिन एक डिमांड जो कि दिल दहलाने वाली थी वो था टू अबॉलिश द सॉल्ट टैक्स। सॉल्ट पर, नमक पर जो टैक्स लगा रखा था ब्रिटिशर्स ने, उसको हटाने की बात करी गई थी। अब दिक्कत ये थी, गांधी जी को ऐसा लगता था कि नमक एक ऐसी चीज है अमीर गरीब सभी खाते हैं, है ना, इट इज कंज्यूम्ड बाय रिच एंड पुअर अलाइक, बहुत नेसेसरी आइटम है, और उस पर टैक्स लगाना ब्रिटिश गवर्नमेंट का एक काफी ऑप्रेसिव साइड हमको दिखाता है, काफी क्रूर एक साइड हमको दिखाता है कि एक बहुत एसेंशियल आइटम पे आपने टैक्स कैसे लगा रखा है ना। और उसी के साथ ये भी मतलब, और चलो टैक्स तो लगाया, उसी के साथ आपकी मोनोपोली है उस चीज पे। मोनोपोली होने का मतलब है कि ओनली द ब्रिटिश कुड प्रोड्यूस सॉल्ट। तो गांधी जी के हिसाब से दिस इज अ वेरी ऑप्रेसिव फेस ऑफ द ब्रिटिशर्स, एंड दैट इज व्हाई गांधी जी जो है सॉल्ट को चूज करते हैं, बिकॉज ऑल सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी कुड आइडेंटिफाई विद इट एंड एवरीवन कुड बी ब्रॉट इनटू अ यूनाइटेड स्ट्रगल। तो उन्होंने नमक को इसलिए चुना क्योंकि उन्हें लगा कि इससे जो है ना जितने भी सोसाइटी के अलग अलग सेक्शंस हैं वो सभी साथ में आ सकते हैं और उन सभी को यूनाइट करा जा सकता है, सब एक यूनाइटेड रूप से स्ट्रगल कर सकते हैं अगेंस्ट दिस government monopoly and the salt tax. That is why he chose salt, because he thought that salt is a very powerful symbol that could unite each and everyone in the struggle. नेक्स्ट क्वेश्चन भी बच्चों इसी चैप्टर से है और ये क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस क्वेश्चन के अंदर देखिए क्या पूछा गया है। हाउ डिड अ वेराइटी ऑफ कल्चरल प्रोसेसेस प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन मेकिंग नेशनलिज्म इन इंडिया, एक्सप्लेन विद एग्जांपल। तो बहुत सारे जो कल्चरल प्रोसेसेस होते हैं उन्होंने क्या एक इंपॉर्टेंट भूमिका निभाई है इंडिया के अंदर नेशनलिज्म क्रिएट करने की। बच्चों बेसिकली यहाँ पर बात की जा रही है steps that were taken to create a sense of collective belonging. Let us look at it. Okay, so the first thing is भारत माता। भारत माता को बनाया गया था which was an allegory of the Indian nation. हम लोग देखते हैं 20th सेंचुरी में बहुत सी इमेजेस भारत माता की आई जो कि भारत को रिप्रेजेंट करती है। तो इट्स लाइक अ फीमेल फिगर, इमेजिनरी एक फीमेल फिगर बनाई गई है जो कि देश को रिप्रेजेंट कर रही है, नेशन को रिप्रेजेंट कर रही है। असली में आप ढूंढने मत निकल जाना कि भारत माता कहाँ पर है, ठीक है। तो इट्स जस्ट एन इमेजिनरी फिगर, एक फीमेल रूप दिया है अपने नेशन को, सिंबलाइज कर रही हैं, ठीक है। तो उनको बनाया गया था, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने सबसे पहले वंदे मातरम भी लिखा था, भारत माता को क्रिएट करा था अपनी इमेजिनेशन में, बट देन पेंट उनको करा गया था रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा। रविंद्रनाथ टैगोर ने भारत माता को एक काम कंपोज स्पिरिचुअल फिगर, एक एस्थेटिक फिगर जो साध्वी जैसी होती हैं वैसे दिखाया गया था, ठीक है। और वंदे मातरम जैसे जो हिम है, गाने जो है बच्चों देश के लिए, वो भी लिखे गए थे। और वंदे मातरम किसके द्वारा लिखा गया था? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा, उनकी नॉवल आनंद मठ में। उसी के साथ हम लोग देखते हैं और क्या करा गया, फोकलोर के थ्रू नेशनलिज्म की फीलिंग को लाया जाता है। फोकलोर का मतलब है कि आप बात करते हैं लोकगीत, लोक नृत्य, लोक कथाएं, जो पहले से आपका कल्चर चल रहा है, उन सब चीजों को लेकर आप एक प्राइड इंस्टिल करना चाहते हो सभी के बीच में। तो रविंद्रनाथ टैगोर ने फोक सॉन्ग्स, फोक टेल्स, हिम्स, लेजेंड स्टोरीज, इन सभी को रिवाइव करा। और मद्रास के अंदर नेताशा शास्त्री ने एक तमिल फोक टेल्स का कलेक्शन पब्लिश करा जिसको नाम दिया गया था फोकलोर ऑफ साउथर्न इंडिया। तो साउथ इंडिया के अंदर नेताशा शास्त्री ने, रविंद्रनाथ टैगोर ने, बंगाल के अंदर फोक कल्चर को फिर से रिवाइव करा जाता है और एक नेशनलिज्म की फीलिंग को लोगों के बीच में लाया जाता है, लाने की कोशिश की जाती है। आगे देखते हैं, आगे देखिए, द फ्लैग्स एज आइडेंटिटी ऑफ द नेशन। फ्लैग्स एज आइडेंटिटी ऑफ द नेशन का मतलब है कि स्वदेशी मूवमेंट के दौरान हम लोग देखते हैं कि फ्लैग्स को जो है कैरी करा जाता है ताकि जैसे ही इंसान उस झंडे को देखे उसको जो है प्राइड की फीलिंग, एक बच्चों वो जज्बा आना चाहिए ना आपके अंदर, गर्व का, अपने देश के लिए गर्व का जो है। हम जैसे अपने फ्लैग को देखते हैं, नेशनल फ्लैग को, क्या होता है, हमें एकदम से अपने देश के लिए गर्व महसूस होने लग जाता है ना, कि दिस इज आवर नेशन, दिस इज आवर फ्लैग, सो दैट सेंस ऑफ प्राइड इज इंस्टिल्ड अमंग द पीपल। तो इसलिए झंडा क्रिएट करा गया था। दो झंडे यहाँ पर आते हैं, एक तो स्वदेशी मूवमेंट के दौरान आता है,
है ना, वो रेड ग्रीन येलो कलर वाला। और उसी के साथ हम लोग देखते हैं एक और झंडा जो है गांधी जी लेकर आते हैं, वो है हमारे कौन से, स्वराज मूवमेंट के थ्रू स्वराज फ्लैग को लेकर आते हैं। ठीक है, तो स्वदेशी फ्लैग, स्वराज फ्लैग, दोनों फ्लैग आते हैं। साथ ही में यहाँ पे रीइंटरप्रिटेशन ऑफ हिस्ट्री, जो लास्ट चीज करी गई थी नेशनलिज्म की फीलिंग लाने को। रीइंटरप्रिटेशन ऑफ हिस्ट्री का मतलब है कि हम लोग देखते हैं कि हमारा जो भारतीय इतिहास है ना, उसको काफी ज्यादा करप्ट कर दिया था ब्रिटिशर्स ने। वो कहते थे कि इंडियंस पिछड़े हुए लोग हैं, अनपढ़ हैं, गवार हैं, इनकेपेबल ऑफ गवर्निंग देमसेल्व्स, अपने आप को गवर्न भी नहीं कर सकते। और ये सारी चीजें कहीं ना कहीं हम बिलीव करने लग गए थे, विच वॉज वेरी रॉन्ग। अब क्या करा जाता है, इंडिया के पास में फिर से ताका झाकी करी जाती है और देखा जाता है कि कौन कौन सी अचीवमेंट्स हम लोगों ने अपने इतिहास में करी हैं, और लोगों को भी जो है बताया जाता है उन्हीं अचीवमेंट्स के बारे में, ताकि पीपल कैन फील प्राइड इन देमसेल्व्स कि हम भी किसी चीज के लिए केपेबल हैं, हम भी इतने महान रह चुके हैं, है ना, फिर से हम उतने महान बन सकते हैं। इट्स नॉट लाइक ब्रिटिशर्स डोंट टेल अस कि वी आर नॉट केपेबल ऑफ गवर्निंग आवरसेल्व्स, वी आर ट्रूली केपेबल ऑफ गवर्निंग आवरसेल्व्स। तो एक तरीके से हिस्ट्री को भी रीइंटरप्रेट करा जा रहा था, ताकि लोगों के अंदर फिर से वही भावना आ सके कि हाँ, हम भी पावरफुल हैं, हम भी ताकतवर हैं, हम भी ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं। ठीक है, तो सारी जो हमने अचीवमेंट्स करी है एंशिएंट टाइम्स में, आर्ट, आर्किटेक्चर, मैथमेटिक्स, साइंस, हर चीज को जो है लाइमलाइट में लाया जाता है। एंड सभी लोगों को ये बोला जाता है कि टेक प्राइड इन योर पास्ट, अपने इतिहास पर गर्व करना सीखो, एंड जस्ट ट्राई एंड हैव फेथ इन योरसेल्फ, यू आर आल्सो केपेबल ऑफ एवरीथिंग। ठीक है, तो ये सारी चीजें करी जाती है। चलिए अगले चैप्टर पर आ जाते हैं, और यहाँ पर चैप्टर आ गया है द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। यूरोप यूरोप चलो अब बच्चों, राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम करने वाले हैं। चलिए फटाफट से पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। How had the female figures become an allegory of the nation during the 19th century in Europe? Analyze. तो बेसिकली यहाँ पे एलिगरी की बात करी जा रही है। एलिगरी क्या होती है, जब किसी भी एक आइडिया को एक तरीके से पर्सोनिफाई करा जाता है, आइडिया को हम बोल सकते हैं, ठीक है बच्चों, सिंबलाइज करा जाता है, किसी एक सिंबल को क्रिएट करा जाता है। तो बेसिकली हम देखते हैं कि नेशन के आइडिया को एक फीमेल फिगर की तरह सिंबलाइज करा जाता है, फीमेल फिगर का आकार दिया जाता है। जैसे कि दो फीमेल एलिगरीज के बारे में हमने पढ़ा है, एक है फ्रांस की फीमेल एलिगरी। तो आर्टिस्ट जो थे 18-19 सेंचुरी में यूरोप के अंदर, वो चाहते थे कि कंट्री को रिप्रेजेंट करा जाए एज अ फीमेल फिगर, एज अ पर्सन। इन अदर वर्ड्स दे वांटेड टू पर्सोनिफाई द नेशन। नेशंस वर रिप्रेजेंटेड, और नेशंस को फीमेल फिगर के थ्रू रिप्रेजेंट करा जाता है। फीमेल फॉर्म ऐसा नहीं है कि कोई असली में औरत है जिसको आप जाके पकड़ोगे कि अरे ये फ्रांस रिप्रेजेंट करती है, नहीं, एक इमेजिनरी औरत आपने बनाई है, क्रिएट करी है, जो कि आपने बता दिया कि शी सिंबलाइजेस दिस नेशन। ठीक है, तो एक एब्स्ट्रैक्ट आइडिया को फॉर्म दिया गया नेशन का। फीमेल फिगर जो है एलिगरी बन गई। फ्रांस के अंदर फीमेल फॉर्म का नाम था मोरेन, जो कि क्रिश्चियन नाम था, और ये जो है फ्रेंच नेशन को रिप्रेजेंट करती थी। इनकी कैरेक्टरिस्टिक थी रेड कैप, ट्राई कलर कॉकेड, कॉकेड जो ये वाला बैच होता है। ठीक है, ड्रॉन फ्रॉम द लिबर्टी एंड द रिपब्लिक। सिमिलरली जर्मेनिया जो है, जर्मेनिया क्या थी, जर्मन नेशन की एलिगरी थी। Germania was the allegory of the German nation, and Germania wears a crown of oak leaves because oak stands for heroism. तो जर्मेनिया जो है ओक के पत्तियों का ताज पहना करती थी, और ओक की जो पत्तियां होती है, जर्मन जो ओक होता है, इट रिप्रेजेंट्स हीरोइज्म। ठीक है, चलो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द नेक्स्ट क्वेश्चन हियर इज analyze the measures and practices introduced by the French revolutionaries to create a sense of collective identity amongst the French people. Very very important question, and I think this is like the very first question that introduces you to the chapter. और मैंने कई बारी बच्चों को जब भी ये चैप्टर पढ़ाया है, मैं हमेशा इस क्वेश्चन पे काफी ज्यादा जोर डालती हूँ। तो कौन सी मेजर्स और प्रैक्टिसेस थी जिसके थ्रू हम लोगों ने एक सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी को क्रिएट करा था फ्रेंच लोगों के बीच में? तो सबसे पहला पॉइंट है बच्चों यहाँ पर द मेजर्स ऑफ ला पेत्री एंड ले सिटियन। ला पेत्री और ले सिटियन का आइडिया दिया गया था। तो पहले क्या होता था कि फ्रांस के अंदर काफी ज्यादा एक हायरार्की चलती थी, है ना, हमने भी देखा है, क्लर्जी, नोबिलिटी, थर्ड एस्टेट, फर्स्ट सेकंड एस्टेट, ये सब। पर अभी क्या है बच्चों, अभी बोल दिया गया कि आप जिस भूमि पे रह रहे हैं, जो आपका नेशन है, इट इज द ला पेत्री, मतलब ये आपका फादरलैंड है, आपकी पितृभूमि, और सारे के सारे लोग सिटीजन्स हैं, मतलब दे आर इक्वल नेशन, इक्वल सिटीजन्स ऑफ द फ्रेंच नेशन। तो इस तरीके से बताया गया। साथ ही में एक नया फ्रेंच फ्लैग जो ट्राई कलर था उसको चूज करा गया, ताकि जो फॉर्मर रॉयल स्टैंडर्ड है, जो राजा का झंडा है, उसको रिप्लेस करके एक नए फ्रेंच फ्लैग को चूज करा गया। अलॉन्ग विद दैट वी सी कि एस्टेट्स जनरल जो एक बॉडी थी, उसको इलेक्ट करा गया एक्टिव सिटीजन्स द्वारा। एक्टिव सिटीजन्स का मतलब है जो लोग वोट दे सकते थे, उनके द्वारा इलेक्ट करा गया, और उसको रीनेम कर दिया गया एज द नेशनल असेंबली। साथ ही में न्यू हिम्स वर कंपोज्ड, नए नए
गाने लिखे जाते हैं, कस्में खाई जाती हैं, मार्टर्स को कमेमोरेट करा जाता है, जिन लोगों ने देश के लिए जान दी है उनको कमेमोरेट करा जाता है, ऑल इन द नेम ऑफ द नेशन। अलॉन्ग विद दैट जितने भी लोकल भाषाएं जो लोग बोल रहे होते हैं उनको डिस्करेज करा जाता है और सभी को बोला जाता है कि फ्रेंच भाषा जो पेरिस में बोली जाती थी, लिखी जाती थी, उसी में सब बात करिए। कॉमन लैंग्वेज बना दिया जाता है उसको देश का, क्योंकि इनको शायद ये लगता है कि अगर सब लोग एक ही भाषा बोलेंगे तो उससे शायद और ज्यादा यूनाइटेड हो जाएंगे वो लोग। एंड अलॉन्ग विद दैट एक सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम आ गया जो कि सबके लिए कानून बनाएगा, पूरे देश के लिए सेम कानून बनाएगा। अलॉन्ग विद दैट एक इंटरनल कस्टम ड्यूटीज जो होती थी, इंटरनली जो टैक्सेस लगाए जाते थे उनको हटा दिया जाता है। एंड एक यूनिफॉर्म सिस्टम जो है, यूनिफॉर्म सिस्टम वेट्स और मेजर्स का इंट्रोड्यूस करा जाता है। तो इन सभी मेजर्स के थ्रू फ्रेंच नेशन के अंदर एक सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी को क्रिएट करने की कोशिश करी जा रही थी, सो दैट ऑल द पीपल लिविंग इन द फ्रेंच नेशन can belong to that nation, can feel that they belong to a single nation। ठीक है, तो कलेक्टिव आइडेंटिटी को क्रिएट करने का क्या मतलब होता है बच्चों? When people start believing when they all start believing that we all are a part of the same nation। okay, चलो आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है कि नेपोलियन हैड डिस्ट्रॉयड डेमोक्रेसी इन फ्रांस बट इन द एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड he had incorporated revolutionary principles in order to make the whole system more rational and efficient। Analyze the statement with arguments। yes, okay। तो यहाँ पर बात ये हो रही है कि नेपोलियन ने एक तरीके से जो डेमोक्रेसी है फ्रांस में पूरे के पूरे तरीके से डिस्ट्रॉय कर दी थी, खत्म कर दी थी। ठीक है, लेकिन इन द एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड, इन द एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड का मतलब है कि एडमिनिस्ट्रेशन में अगर देखा जाए तो उन्होंने कुछ ऐसे रेवोल्यूशनरी प्रिंसिपल्स इनकॉर्पोरेट करे थे, ऐसे रेवोल्यूशनरी प्रिंसिपल्स वो लेकर आए थे जिससे कि पूरा का पूरा जो सिस्टम है वो और ज्यादा बेहतर बन सके, और ज्यादा रैशनल बन सके, और ज्यादा एफिशिएंट बन सके। नाउ इस चीज को आर्ग्यूमेंट्स के थ्रू एनालाइज करना है, एक्सप्लेन करना है। बच्चों बेसिकली यहाँ पे नेपोलियनिक कोड या सिविल कोड की बात हो रही है और ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और मेरे हिसाब से जब ये चैप्टर शुरू ही होता है ना, राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, ये जो दो टॉपिक आते हैं, एक कलेक्टिव आइडेंटिटी ऑफ द फ्रेंच नेशन वाला और एक नेपोलियनिक कोड, ये तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लाइक इतनी बारी मैंने इन पे क्वेश्चन देखा है, रिपीट होता हुआ तो करना ही है इसको। तो सिविल कोड 1804, नेपोलियनिक कोड हम लोग देखते हैं सारी प्रिविलेजेस बेस्ड ऑन बर्थ हट जाती हैं, इक्वालिटी बिफोर लॉ आ जाता है और राइट टू प्रॉपर्टी भी आ जाता है। उसी के साथ ये कोड जो है जितने भी फ्रेंच कंट्रोल के तहत रीजन्स होते हैं, चाहे इटली हो, जर्मनी हो, स्विट्जरलैंड हो, हर जगह पर इसको अप्लाई करा जाता है और एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स को सिंपल बनाया जाता है, फ्यूडल सिस्टम को हटाया जाता है और जितने भी किसान सर्फडम और मेमोरियल ड्यू से सफर कर रहे होते हैं वो सारा माफ कर दिया जाता है। साथ ही में टाउन्स के अंदर जो भी ट्रेड पे रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, गिल्ड रिस्ट्रिक्शंस, उनको भी हटा दिया जाता है। अलॉन्ग विद दैट यूनिफॉर्म वेट्स मेजर्स को अडॉप्ट करा जाता है, कॉमन नेशनल करेंसी आती है, ठीक है, ताकि इजीली जो है ट्रेड आप कर सको एक जगह से दूसरी जगह पर। ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन सिस्टम को भी इंप्रूव करा जाता है। तो बच्चों ऑल दो नेपोलियन एक मिलिटरी डिक्टेटर थे, डेमोक्रेसी उन्होंने बिल्कुल तहस नहस कर दी फ्रांस के अंदर, लेकिन स्टिल उन्होंने ये जो मेजर्स अडॉप्ट करे हैं अपने इस कोड के थ्रू, हम लोग देखते हैं कि दीज मेजर्स हैव प्रूवन टू बी वेरी सक्सेसफुल। ऑलराइट, चलो आगे चलते हैं। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी। जर्मनी का जो यूनिफिकेशन है उस प्रोसीजर को, उस प्रोसेस को डिस्क्राइब कीजिए। देखिए, The failure of the Frankfurt Parliament made it clear that the German unification had to come through the combined effort of the monarchy and army supported by the large landowners. From 1848, Prussia took on the leadership of the movement of the national unification. In this process, Otto von Bismarck, the chief minister of Prussia, proved to be the main architect. Bismarck reached his goal with the help of Prussian army bureaucracy. He fought 3 wars in 7 years with Austria, Denmark, France, which ended in Prussian victory, completed the process of German unification. बहुत ही सिंपल सा आंसर है जर्मन यूनिफिकेशन का, और ये कितनी बारी पूछा जाता है, यू कैन नॉट इवन इमेजिन।
बेसिकली बच्चों आपको यही लिखना है कि फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट की एक कोशिश करी गई थी लिबरल नेशनलिस्ट लिबरल मिडिल क्लास द्वारा, जो कि फेल हो गई थी। और फेलियर ऑफ द फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट का ये मतलब था कि अब जो जर्मनी को यूनिफाई करने का जिम्मा था वो जो है मोनार्की के पास आ गया था। तो अब मोनार्की आर्मी की मदद लेती है, ठीक है। और सॉरी नहीं, फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट फेल हो गई थी इन सब की वजह से, मोनार्की आर्मी और लार्ज लैंड ओनर्स जो कि कौन थे, जंकर्स की वजह से, ठीक है, फ्लॉप हो गई थी। लेकिन उसके बाद बच्चों जिम्मा जो है आ जाता है हमारे 1848 के बाद से प्रूशिया खुद से जो है लीडरशिप उठा लेता है नेशनल यूनिफिकेशन की। जो राजा होते हैं, राजा जी का नाम याद है, द किंग, केसर विलियम वन, जो कि प्रूशिया के राजा होते हैं, वो सोचते हैं कि भाई हम ही करा देते हैं यूनिफिकेशन, कल को हम ही जर्मनी के राजा बन जाएंगे तो ठीक है ना, लोगों का सपोर्ट भी जीत लेंगे। तो केसर विलियम वन यहाँ पे जिम्मा उठाते हैं और इस प्रोसेस में ऑटो वॉन बिस्मार्क जो कि उनके चीफ मिनिस्टर होते हैं, ही इज कंसिडर्ड एज द मेन आर्किटेक्ट ऑफ द जर्मन यूनिफिकेशन। तो केसर विलियम वन जिम्मा खुद से उठाते हैं, जिम्मा दे देते हैं अपने आर्किटेक्ट मतलब अपने चीफ मिनिस्टर ऑटो वॉन बिस्मार्क को, और ऑटो वॉन बिस्मार्क निकल पड़ते हैं जर्मनी को यूनिफाई करने के लिए। तो अपने जो है आर्मी की ब्यूरोक्रेसी की मदद लेते हैं बिस्मार्क, और उसके बाद 3 लड़ाइयां लड़ी जाती हैं 7 साल के दौरान ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस के साथ, जिसके बाद जो है प्रूशिया जीत जाती है और जर्मन यूनिफिकेशन का प्रोसेस कंप्लीट होता है और केसर विलियम वन को बना दिया जाता है राजा। किसका राजा? जर्मनी का राजा, ठीक है। और जर्मनी का जो मॉडल है बच्चों, मतलब प्रूशियन मॉडल के बेसिस पे जर्मनी को और मॉडर्नाइज करने की कोशिश करी जाती है। आगे बात आती है अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन क्या है? हाउ डिड द बाल्कन्स बिकम द मोस्ट serious source of nationalist tensions in Europe after 1871? Explain with example. बाल्कन रीजन था बच्चों, इस बाल्कन रीजन में अलग अलग नेशनैलिटी के लोग रहते थे, जैसे कि हम लोग देखते हैं रोमेनिया, बल्गेरिया, ग्रीस, अल्बेनिया, मैसेडोनिया, ये सारे रीजन्स थे, ठीक है। और ये पूरा रीजन जो है मैक्सिमम रीजन ऑटोमैन एम्पायर के कंट्रोल में था। फिर क्या होता है कि बहुत सारी इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स यहाँ पर अराइज होते हैं इन सभी नेशनैलिटीज के बीच में, क्योंकि हर कोई अपनी इंडिपेंडेंस को असर्ट करने लगता है। रोमांटिक सेंटिमेंट्स मेड द पीपल अंडरस्टैंड दैट दे वर सब्जुगेटेड बाय फॉरेन पावर। तो बेसिकली 2 चीजें होती हैं, ठीक है। हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर दे स्टार्टेड असर्टिंग इंडिपेंडेंस बिकॉज ऑफ 2 रीजंस। 2 रीजंस क्या थे? एक तो था disintegration of the Ottoman Empire, and the next point is ठीक है। तो ऑटोमन एम्पायर का डिसइंटीग्रेशन हो जाता है, जिसके बाद सारी नेशनैलिटीज जो है उभरने लगते हैं कि हम आजाद होंगे हम, और उसी के साथ साथ इन नेशनैलिटीज के बीच में एक रोमांटिक नेशनलिज्म, अपने कल्चर के बेसिस पे नेशनलिज्म की फीलिंग भी उभरने लगती है। दैट इज वाई यहाँ पर अब हर नेशनैलिटी अपने आप को आजाद करना चाहती थी और ऑटोमन एम्पायर के कंट्रोल से टूटकर बिखरना चाहती थी। तो बहुत सारी इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स आती हैं, रोमांटिक सेंटिमेंट्स फैलने लगते हैं लोगों के अंदर। दे वर जेलस ऑफ ईच अदर, दे वांटेड टू गेन मोर टेरिटरीज एट द कॉस्ट ऑफ द अदर पीपल। काफी एक्सप्लोसिव रीजन ये बन जाता है, क्योंकि हर नेशनैलिटी अपने आप को इंडिपेंडेंट करना चाहती थी और ज्यादा से ज्यादा टेरिटरी गेन करना चाहती थी। दूसरे को कम टेरिटरी देना चाहती है, खुद जो है अपने देश के लिए ज्यादा टेरिटरी हासिल करना चाहती है। दैट इज वाई लड़ाई झगड़े हो रहे थे। उसी के बाद हम लोग एक और दिक्कत देखते हैं कि बहुत सारी जो बड़ी यूरोपियन पावर्स इस टाइम पे काफी पावरफुल थी, जैसे रशिया, जर्मनी, इंग्लैंड एक्सेट्रा, ये सारे जो हैं बच्चों बाल्कन रीजन पर अपना कंट्रोल जमाना चाहते थे, क्योंकि दिखाना चाहते थे कि हमारे देश की नेवी और मिलिट्री ज्यादा पावरफुल है, एक दूसरे को दिखाना चाहते थे। अब ये बड़ी बड़ी पावर्स भी इस जगह पे पहुंच जाती है बाल्कन रीजन को कंट्रोल करने के लिए, जिस वजह से हम लोग देखते हैं ये जो इंपीरियलिज्म भी यहाँ पे फैलने लगता है। एंड ये सारी चीजों की वजह से बाल्कन रीजन के अंदर स्थिति बहुत खराब हो जाती है, विच लीड्स टू द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर इन 1914। इंटरनली वहां पे नेशनलिज्म की वजह से हर कोई आजाद होना चाहता है, हर एक आइडेंटिटी आजाद होना चाहती है, एक्सपेंस ऑफ द अदर्स के बेसिस पे आजाद होना चाहती है कि मेरे को ज्यादा टेरिटरी, तुमको कम, ठीक है। तो वो भी चीज चल रही है। साथ ही में बड़ी बड़ी जो पावर्स है वो भी आगे, वो कह रही हम बाल्कन रीजन पे अपना कब्जा जमाएंगे। तो नेशनलिज्म अलाइंड विद इंपीरियलिज्म लेड टू अ डिजास्टर इन द बाल्कन रीजन व्हिच ऑल लेड टू द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर इन 1914। तो ये सारी दिक्कतें बाल्कन रीजन में आती है। बाल्कन रीजन का जो भी पूरा दिक्कतें हैं आपको यहाँ पर लिखनी होंगी। ओके, चलो जी आगे आ जाते हैं, आगे देखते हैं।
Why did the Europeans flee? Oh, okay. Now we are on to the next chapter, which is the making of a global world. Let us look at it. यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन दिया है कि why did the Europeans flee to America in the 19th century? Give 3 reasons. यूरोपियंस जो है भाग भाग के अमेरिका क्यों पहुंच रहे थे 19th सेंचुरी में? यूरोप के अंदर कैसा ऐसा क्या हो गया था कि उनको भागकर अमेरिका जाना पड़ रहा था? 3 रीजंस बताइए. चलिए बता देंगे. सबसे पहली चीज, पॉवर्टी एंड हंगर वर वेरी कॉमन एंड वाइड स्प्रेड इन यूरोप इन द बिगिनिंग ऑफ द 19th सेंचुरी. तो बच्चों यूरोप के अंदर गरीबी थी, भूखमारी थी, ये सारी चीजें थी. उसी के साथ साथ सिटीज वर ओवर क्राउडेड, पीपल फियर्ड द डेडली डिसीजेस. बहुत ज्यादा ओवर क्राउडेड स्थिति थी, बहुत ज्यादा जरूरत से ज्यादा लोग रह रहे थे और बहुत खतरनाक बीमारियां भी फैल रखी थी, तो लोग उन बीमारियों से भी बचना चाहते थे. साथ ही में द रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट्स वर फ्रीक्वेंट एंड द डिसेंटर्स वर परसिक्यूटेड ऑन अ लार्ज स्केल. रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट्स वर फ्रीक्वेंट का मतलब है कि धर्म के बेसिस पर बच्चों जो लड़ाइयां हैं वो काफी ज्यादा फ्रीक्वेंट हो गई थी, वो काफी ज्यादा हम बोल सकते हैं कि डेली बेसिस पे होने लग गई थी, काफी काफी रेगुलर हो गई थी, है ना. एंड ऑल्सो द रिलीजियस डिसेंटर्स वर बीइंग परसिक्यूटेड ऑन अ लार्ज स्केल. रिलीजियस डिसेंटर्स का मतलब है कि जो लोग धर्म के खिलाफ जाने की जरूरत करते थे, धार्मिक बिलीव्स के खिलाफ जाने की जरूरत करते थे, उन सभी को परसिक्यूट किया जाता था, उन सभी को पनिश करा जाता था एक बहुत बड़े स्केल पर. ठीक है. सो दैट इज वाई हम लोग देखते हैं कि इन सभी रीजंस की वजह से पीपल स्टार्टेड फ्लीइंग यूरोप एंड गोइंग टू अमेरिका. ऑलराइट, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं आगे. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं. The Spanish conquest and colonization of America was decisively underway by the mid-16th century. Explain with examples. बच्चों अब यहाँ पर बात करी जा रही है कॉन्केस्ट की, कॉन्केस्ट और कॉलोनाइजेशन की. स्पेनिश कॉन्केस्ट. बच्चों आप लोगों को पता है कि स्पेन जो है वो एक तरीके से निकल पड़ी थी अमेरिका के ऊपर कब्जा करने के लिए, जीत हासिल करने के लिए, उनको कॉलोनाइज करने के लिए. बट ये जो कॉलोनाइजेशन होता है ये सक्सेसफुल होता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि किसी मिलिट्री आर्मी की वजह से सक्सेसफुल हुआ है, हथियारों की वजह से सक्सेसफुल हुआ है. नहीं, ये जो कॉलोनाइजेशन और कॉन्क्वेस्ट है ये हुआ है ड्यू टू अ पर्टिकुलर डिसीज. तो ऑब्वियसली ये लोग जो है कॉन्क्वेस्ट कॉलोनाइज करने आते हैं अमेरिका को, मिड 16th सेंचुरी में सब चल रहा होता है. बट ये होता कैसे है देखो. It was not with the conventional weaponry that the Spanish conquerors won America, but it is due to the germs like smallpox which was spread in the region. America's original inhabitants had no immunity against these diseases that came from Europe. Smallpox was a deadly weapon. It spread deep into the continent before any European could reach there. It erased whole communities leading to conquest, and this biological warfare in the mid-16th century made it easy for the Spanish to overpower the Americans. देखो लिखा क्या है यहाँ पर कि स्पेनिश लोग जाते हैं लेकिन ये जीत हासिल वेपन्स की वजह से नहीं करते, बल्कि जो अपने साथ ये बीमारी लेके गए थे स्मॉल पॉक्स, जब वो बीमारी जो है अमेरिकन कॉन्टिनेंट में फैल जाती है और अमेरिकन हैड नो इम्यूनिटी अगेंस्ट दिस डिसीज. यूरोपियंस के अंदर तो थी, उनके अंदर इम्यूनिटी थी, ठीक है, स्मॉल पॉक्स को लेकर, लेकिन हो सकता है ना कि ये जर्म्स कैरी करके जब लेकर गए तो अमेरिकन के अंदर वो इम्यूनिटी अभी तक नहीं थी, क्योंकि अभी तक अमेरिकन एक्सपोज ही नहीं थे इन सब चीजों को, इन बीमारियों को. अभी तक अमेरिका एक आइसोलेटेड सेंस में एग्जिस्ट करता था. क्रिस्टोफर कोलंबस ने ढूंढ निकाला, फिर ये लोग वहां पहुंच गए, हर कोई पहुंच गया वहां पे. तो जब ये यूरोपियंस वहां जाते हैं तो अपने साथ ये डिसीजेस भी लेकर जाते हैं. ऑब्वियसली बात है, अब किसको बीमारी क्या पता, किसके पास जर्म्स है क्या पता. तो ये जर्म्स जब फैलने लगते हैं एक तरीके से बच्चों की जर्म्स इतने बुरे तरीके से अमेरिका में फैलते हैं, उन लोगों के पास कोई इम्यूनिटी भी नहीं थी, इतने बुरे तरीके से फैलते हैं कि दे लाइक पूरी की पूरे कम्युनिटी को तबाह कर देते हैं. पूरी की पूरी कम्युनिटीज जो हैं वो यहाँ पर घायल हो जाती हैं इन सब डिसीजेस की वजह से. एंड इट इरेज्ड होल कम्युनिटीज, बहुत सारी कम्युनिटीज जो हैं खत्म की खत्म हो गई. एंड दैट इज व्हाई इट लेड टू कॉन्क्वेस्ट, और फिर जीत हासिल कर लेते हैं हमारे स्पेनिश. ये जो बायोलॉजिकल वॉरफेयर है मिड 16th सेंचुरी में, इट मेड इट इजी फॉर द स्पेनिश टू ओवरपावर द अमेरिकन. और इससे जो है स्पेनिश जो लोग हैं वो इजिली अमेरिकन पे जीत हासिल कर पाए. ठीक है, दैट वाज द रीजन. ऑल राइट, now we come to this discussion of the very last chapter, which is the print culture and the modern world. तो चलिए आज इसके भी जो सब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं उनको भी डिस्कस कर लेते हैं एक ही बारी में. सबसे पहला क्वेश्चन है बच्चों, रीड कीजिए. तो यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं सबसे पहला प्रश्न है
नेम द चाइनीज ट्रेडिशनल बुक विच वाज फोल्डेड एंड स्टिच्ड एट द साइड। और ये सीबीएसई आप लोग देख ही सकते हो कि 2015 का क्वेश्चन है। यहाँ बोला जा रहा है कि वो चाइनीज ट्रेडिशनल बुक का नाम बताइए जिसको जो है क्या किया जाता था, जिसको फोल्ड करा जाता था और एक साइड से स्टिच किया जाता था। ठीक है, तो बताएंगे हम। तो ट्रेडिशनल बुक थी अकॉर्डियन बुक ऑफ चाइना। अकॉर्डियन बुक थी बच्चों, अकॉर्डियन बुक का नाम याद रखिएगा। इट वाज फोल्डेड स्टिच्ड एट द साइड बिकॉज बोथ द साइड्स ऑफ थिन पोरस शीट्स कुड नॉट बी प्रिंटेड। तो यार उसको ना फोल्ड और स्टिच इसलिए करा जाता था क्योंकि वो जो शीट होती थी वो एक ही साइड पे जब आप प्रिंट करते थे ना तो वो पीछे भी छप जाता था, इतना अच्छी क्वालिटी का पेपर नहीं था वो। दैट इज वाई उसको फोल्ड और स्टिच करा जाता था बिकॉज वो दोनों साइड प्रिंट ही नहीं की जा सकती थी। तो दिस वाज एक्चुअली द ओल्डेस्ट प्रिंटेड हैंड प्रिंटेड बुक, द अकॉर्डियन बुक ऑफ चाइना। सबसे पुरानी हैंड प्रिंटेड बुक है और इसको जो है क्योंकि थिन पोरस शीट्स पे हम प्रिंट करते थे, दोनों साइड छप जाती थी चीजें, इस वजह से इसको जो है फोल्ड करके स्टिच करा जाता था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो सीबीएसई 2010, 2014, 2016 इतनी बार ये सीबीएसई के एग्जाम में आ चुका है, ऐसा क्या क्वेश्चन है? देखिए, एक्सप्लेन एनी 3 फीचर्स ऑफ द हैंड रिटन मैन्यूस्क्रिप्ट्स बिफोर द एज ऑफ प्रिंट इन इंडिया। 3 फीचर्स बताने हैं हैंड रिटन मैन्यूस्क्रिप्ट्स के जब तक प्रिंट जो है इंडिया में नहीं आया था उससे पहले के। सबसे पहले देखते हैं, इन इंडिया देयर इज रिच एंड ओल्ड ट्रेडिशन ऑफ handwritten manuscripts in different languages which were copied on palm leaves or on handmade papers। तो इंडिया के अंदर काफ़ी एक रिच ट्रेडिशन है, एक काफ़ी पुराना ट्रेडिशन है हैंड रिटन मैन्यूस्क्रिप्ट्स का, जो कि अलग अलग भाषाओं में लिखी जाती हैं, जो कि पाम लीव्स पे कॉपी करी जाती थी या हाथ से बने हुए पेपर पे कॉपी करी जाती थी। ये जो मैन्यूस्क्रिप्ट्स थी ये काफ़ी ज़्यादा महंगी होती थी, फ्रैजिल का मतलब है काफ़ी नाजुक होती थी, एंड दे नीडेड केयरफुल हैंडलिंग। और साथ ही में जो है केयरफुली आपको हैंडल भी करना होता था इन मैन्यूस्क्रिप्ट्स को, काफ़ी अच्छे से प्यार से रखना होता था। सो इनको जो है प्रिजर्व करके रखा जाता था, क्योंकि इतनी नाजुक होती थी तो बेचारी इनको प्रिजर्व करके भी रखना पड़ेगा, बड़े प्यार से इनको प्रिजर्व करके रखते थे वुडन कवर्स, लकड़ी के कवर्स के बीच में, या फिर इनको सिल कर रख दिया जाता था ताकि पेजेस फट ना जाए, गायब ना हो जाए, तो इसलिए केयरफुली इनको जो है संभाल के रखना पड़ता था वुडन कवर्स के बीच में प्रेस करके या फिर स्यू करके। Reading the manuscripts was also not an easy task as they were written in different styles which limits its use। मैन्यूस्क्रिप्ट को पढ़ना भी कोई आसान टास्क नहीं था क्योंकि मैन्यूस्क्रिप्ट जो है अलग अलग स्टाइल में लिखे जाते थे, अलग अलग स्क्रिप्ट में लिखे जाते थे और लोग उसको पढ़ भी नहीं, तो ये सारी दिक्कतें थी। एक तो हैंडमेड पेपर पाम लीव्स पे लिखी जा रही हैं, काफ़ी फ्रैजिल हैं, डिफिकल्ट टू कैरी है, ऑकवर्ड टू कैरी हैं, बहुत एक्सपेंसिव हैं, बहुत टाइम टेकिंग चीज़ होती थी इनको लिखना, प्रिजर्व करके वुडन कवर्स या सील कर रखा जाता था, और इसको पढ़ना भी आसान नहीं था क्योंकि अलग स्टाइल में अलग स्क्रिप्ट में लिखी जाती थी, तो ये सारी दिक्कतें थी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे सीबीएसई 2015 का क्वेश्चन है, जो कि है क्या क्वेश्चन? डिस्क्राइब दी वुड ब्लॉक प्रिंटिंग। वुड ब्लॉक प्रिंटिंग एक टेक्निक है प्रिंटिंग की, द बुक्स बाय रबिंग द पेपर अगेंस्ट द इंक्ड सरफेस ऑफ द वुड ब्लॉक्स। तो बच्चों एक साइड जो है वुड ब्लॉक्स पे इंक लगा होता था, उसी चीज को रब करते थे अगेंस्ट द पेपर एंड वो चीज छप जाती थी, दिस वाज वुड ब्लॉक प्रिंटिंग। मार्को पोलो इटली से वापस आते हैं, सॉरी चाइना से वापस आते हैं इटली इन द ईयर 1295, और वो अपने साथ जो है वुड ब्लॉक प्रिंटिंग की टेक्नोलॉजी साथ में लेकर आए। कैसे लेकर आए साथ में? उठा कर लाए वुड ब्लॉक नहीं। तो यार मार्को पोलो चाइना में बहुत टाइम तक रहे थे, ही वाज एन एक्सप्लोरर, अ ट्रैवलर, एंड वो अपने साथ साथ जब वो चाइना में रहते हैं तो वो ऑब्जर्व करते हैं कि वहाँ पे किस तरीके से वुड ब्लॉक प्रिंटिंग करी जा रही है, और जब वो वापस आते हैं तो वो अपने साथ डेफिनेटली उन्होंने चीज सीख ली थी, समझ में आ गई थी उनको, तो वो अपने साथ वो टेक्नोलॉजी भी लेके इटली में आते हैं और इटली में वो इंट्रोड्यूस करते हैं। फिर इटली से वो टेक्नोलॉजी जो है पूरे यूरोप में फैल जाती है वुड ब्लॉक प्रिंटिंग की, है ना। पिंक सरफेस होती थी वुड ब्लॉक की, एक जगह इंक पे डिप करा वुड ब्लॉक को और फिर उसको पेपर पे छाप दिया, ऐसे प्रिंटिंग हो जाती थी। लेकिन to meet the expanded demand for books, the export of books increased, book fairs were held, organized the production of handwritten manuscripts, woodblock printing became more popular। बुक्स की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, बुक फेयर्स लगने लगे थे, बुक्स का जो एक्सपोर्ट है वो बढ़ गया था, प्रोडक्शन जो है हैंड रिटन मैन्यूस्क्रिप्ट्स की वो करी जाती थी, और इस वजह से बच्चों इस एवर इंक्रीजिंग डिमांड को पूरा करने के लिए वी सी दैट द वुड ब्लॉक प्रिंटिंग बिकेम मोर एंड मोर पॉपुलर, और भी ज़्यादा वुड ब्लॉक प्रिंटिंग जो है पॉपुलर होती होती जा रही थी। ठीक है जी, आई होप ये बात बिल्कुल क्लियर है सभी को। चलो आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये है सीबीएसई 2015 का क्वेश्चन, और यहाँ पर पूछा गया है कि व्हाट वाज द प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन। प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन क्या था? तो देखिए,
मार्टिन लूथर, सभी को पता है बच्चों कि क्रिश्चियन धर्म के अंदर दो सेक्ट हम देखते हैं, एक तो कैथोलिक्स हैं, कि प्रोटेस्टेंट्स हैं। बट प्रोटेस्टेंट सेक्ट इमर्ज कैसे हुआ? सो इट इज ड्यू टू द कमिंग ऑफ द प्रिंट। मार्टिन लूथर जो है वो एक रिलीजियस रिफॉर्मर थे। रिलीजियस रिफॉर्मर का मतलब है कि धर्म में परिवर्तन लाना चाहते थे, बदलाव लाना चाहते थे। तो ये जब प्रिंट टेक्नोलॉजी इनको मिलती है तो ही ऑल्सो रोट अ बुक, 95 थीसिस इन्होंने लिखी 1517 में। और इस बुक के अंदर, इस किताब के अंदर इन्होंने जो रोमन कैथोलिक चर्च की प्रैक्टिसेस थी, जो रिचुअल्स थे, उन सभी के खिलाफ लिखा इन्होंने। ठीक है, तो ये मानते नहीं थे या इनको कुछ जो भी चीजें गलत लगती थी, इन्होंने उसके खिलाफ लिख दिया अपनी 95 थीसिस में। और फिर इन्होंने जो अपनी 95 थीसिस की कॉपी है वो चर्च के गेट पे भी चिपका दी थी। तो इससे काफी रोमन कैथोलिक चर्च गुस्सा हो जाता है। लेकिन उससे होता क्या है, ये जो एक्शन था मार्टिन लूथर का, दिस लेड टू अ डिविजन। इससे जो एक डिविजन क्रिएट होता है चर्च के बीच में, और जितने भी लोग मार्टिन लूथर को सपोर्ट कर रहे थे वो एक तरीके से चले जाते हैं अगेंस्ट द कैथोलिक्स। सो दीज पीपल वर एज दे वर प्रोटेस्टिंग, तो इनको प्रोटेस्टेंट्स बोला जाने लगा, जो कैथोलिक्स के खिलाफ गए, और बाकी जो थे वो कैथोलिक्स थे। ठीक है, तो इससे जो है प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन की शुरुआत होती है। बेसिकली एक मूवमेंट थी, एक ऐसा मूवमेंट था जहां पर रोमन कैथोलिक चर्च को रिफॉर्म करने की, बदलने की कोशिश करी जा रही थी। ठीक है, तो व्हाट वाज द प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन? इट वाज अ मूवमेंट दैट वाज ऑर्गेनाइज्ड टू रिफॉर्म द रोमन कैथोलिक चर्च। रोमन कैथोलिक चर्च को रिफॉर्म करने की कोशिश करी जा रही थी, तो एक अलग सेक्ट ही क्रिएट हो जाता है चर्च में, which was the Protestant sect. All right? चलो आगे बढ़ते हैं बच्चा पार्टी, और यहाँ पर आ जाते हैं अपनी नेक्स्ट बात करने के लिए, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखने के लिए। सीबीएसई 2009 का क्वेश्चन है ये। ओके, हु इन्वेंटेड द प्रिंटिंग प्रेस एंड हाउ डिड ही डेवलप द प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी? किसने प्रिंटिंग प्रेस को डेवलप करा है और इन्होंने प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी कैसे डेवलप करी? तो एवरीबडी नोज अबाउट हिम, नो क्वेश्चंस, नो डाउट्स, ही इज जोहान गुटेनबर्ग। जोहान गुटेनबर्ग ने सबसे पहली फर्स्ट नोन प्रिंटिंग प्रेस को क्रिएट करा है इन एट स्ट्रासबर्ग जर्मनी। तो वो देखो कैसे उन्होंने ना अपनी बचपन की नॉलेज को यहाँ पर इस्तेमाल करा। बचपन में वो एक एग्रीकल्चरल एस्टेट पे पले बड़े थे, जहाँ पे उन्होंने वाइन और ऑलिव प्रेसेस को देखा था। वहां पे इन्होंने जो है स्टोन्स को पॉलिश करना भी सीखा था, मोल्ड्स बनाने सीखे थे, क्योंकि वो एक सुनार भी थे। दो टेक्नोलॉजीज उन्होंने आजमाई। बचपन से ही ना वो एक एग्रीकल्चरल एस्टेट पे पले बड़े थे, तो उन्होंने देखा अपने आसपास की वाइन प्रेसेस, ऑलिव प्रेसेस, वाइन कैसे बनती है, ऑलिव कैसे बनते हैं, तो प्रेसिंग टेक्निक देखी कि कैसे जो है ऑलिव को प्रेस करके ऑयल बनाया जा रहा है, वाइन बनाई जा रही है। तो वो सारी प्रेस वाली वहां से सीखी चीजें। बाद में वो सुनार भी होते हैं, तो उनको पॉलिश करना आता है, स्टोन्स को मोल्ड्स बनाने आते हैं चीजों के, तो वही मोल्ड्स बना लेते हैं अल्फाबेट्स के, और उन अल्फाबेट्स को एक तरीके से लगा देते हैं, रीअरेंज कर देते हैं, फिर उन्हीं पे जो है इंक लगती है और वो प्रेस करा जाता है पेपर के ऊपर, जिससे वही चीज छप जाती है। तो इस तरीके से इन्होंने अपनी प्रिंटिंग प्रेस बना दी। ऑलिव प्रेस मॉडल था प्रिंटिंग प्रेस का, मोल्ड्स को इस्तेमाल करा गया ताकि मेटल टाइप्स लेटर्स के जो है अल्फाबेट्स के बनाए गए, और उसी से ही उन्होंने अपनी प्रिंटिंग प्रेस को बना दिया। ठीक है, बहुत ही बढ़िया चीज कर दी। तो इससे जो है बच्चों एक प्रिंट रेवोल्यूशन आता है, हैंड प्रिंटिंग से लोग जो है प्रिंटिंग उस पर चले जाते हैं, मैकेनिकल प्रिंटिंग पर। चलिए, तो इसी के साथ आज का जो हमारा सेशन है वो होता है समाप्त। लेकिन अगर आप लोगों ने अभी तक संकल्प भारत की ऐप को डाउनलोड नहीं करा है तो फटाफट से जाके कर लीजिए। तो यहाँ पर बच्चों आप लोगों को लाइव क्लास का नोटिफिकेशन, हैंड रेस करने का एक फैसिलिटी, फैकल्टी पोल, रिकॉर्डेड क्लासेस जैसी बहुत सारी चीजें तो मिलेंगी, प्लस फ्री कंटेंट भी मिलेगा जहाँ पे बहुत सारे क्विज और सैम्पल पेपर्स आपकी प्रैक्टिस के लिए मौजूद हैं। अलॉन्ग विद दैट एक बहुत ही भारी डिस्काउंट लगा हुआ है हमारे क्रैश कोर्सेज, सैम्पल पेपर कोर्सेज और हैंड रिटन नोट्स के कोर्सेज पर, जहां पर फ्लैट 25% ऑफ है। अगर आप ये वाला कूपन कोड SBYT वाला कूपन कोड यूज करते हो तो आप लोगों को हमारा क्रैश कोर्स 999 में मिलेगा, सैम्पल पेपर सोल्यूशन का कोर्स 499 में, और हैंड रिटन नोट्स जो है सिर्फ 199 में मिलेंगे। तो देरी किस बात की है, फटाफट से जाइए हमारी ऐप पर और जल्दी से जाकर वहां पर कर लीजिए बच्चों कोर्स को परचेज, क्योंकि ये जो ऑफर है काफी ज्यादा लिमिटेड टाइम के लिए ही मौजूद है, ज्यादा समय के लिए नहीं रहेगा। ठीक है, तो इसी के साथ मैं समाप्त करती हूँ आज का सेशन। आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट क्लास, बट मेक श्योर टू लाइक द सेशन, सब्सक्राइब टू द चैनल इफ यू स्टिल हैवंट सब्सक्राइब टू द चैनल, कमेंट डाउन बिलो जो भी आपको चीजें पूछनी है, कोई डाउट है, कोई भी क्वेरी है। आई ट्राई माई लेवल बेस्ट कि मैं जो है लोगों के ज्यादा से ज्यादा कॉमेंट्स का रिप्लाई कर सकूँ। एंड उसी के साथ अपने दोस्तों के साथ इस सेशन को शेयर भी कर दीजिएगा बच्चों, ताकि सिर्फ आपको ही नहीं, आपके सारे के सारे क्लासमेट्स जो हैं, जितने भी 10th क्लास के बच्चे हैं, उन सभी तक ये जो है क्वेश्चंस पहुंच सके। आई विल सी यू गाइज नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।